हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय मां भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं हम, जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक क्लियर करेगा, आज का टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग जो है समाहित किया हुआ है, इतिहास जानने का स्रोत। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम इतिहास जानने की बात करें, इतिहास जानने के स्रोत की बात करें, तो इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक लंबा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप टॉपिक मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इतिहास जानने के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पहला कौन सा स्रोत है? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। दूसरा पार्ट कौन सा है? तो दूसरा पार्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, दूसरा पार्ट है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर आप बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। पहला पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। पहला भारतीय साहित्य है और दूसरा पार्ट कौन सा है? तो दूसरा पार्ट है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य, पहला है भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। अब हम भारतीय साहित्य को भी दो भागों में बांटेंगे। भारतीय साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पहला कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। दूसरा है लौकिक साहित्य। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। एक ऑलरेडी ब्राह्मण साहित्य है, एक ऑलरेडी ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है गैर ब्राह्मण साहित्य। एक ब्राह्मण साहित्य है, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य है। गैर ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य है और दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य है। अब गैर ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है। गैर ब्राह्मण साहित्य को भी हम दो भागों में बांट दे रहे हैं। पहला है आपका बौद्ध साहित्य। पहला है बौद्ध साहित्य और दूसरा है जैन साहित्य। दूसरा कौन सा है? जैन साहित्य। पहला है बौद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य। लौकिक साहित्य को भी हम दो भागों में बांटेंगे। लौकिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा जाएगा। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा है संगम ग्रंथ। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा है संगम ग्रंथ। संगम ग्रंथ।
अभी पुरातात्विक स्रोत पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पुरातात्विक स्रोत पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम साहित्यिक स्रोत पे चर्चा करेंगे, यानी कि इतिहास का दूसरा पार्ट जो है इतिहास जानने के स्रोत में वो साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, पहला भारतीय साहित्य, दूसरा विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य, लौकिक साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। और गैर ब्राह्मण साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, एक बौद्ध साहित्य और दूसरा जैन साहित्य। लौकिक साहित्य को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा संगम ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा संगम ग्रंथ। अब हम बात करेंगे विदेशी साहित्य पर, अब हम बात करेंगे विदेशी साहित्य पर या विदेशी यात्री, क्योंकि विदेशी यात्रियों के द्वारा भी जो है इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है विदेशी यात्री। क्योंकि विदेशी यात्री आएंगे भारत में तो भ्रमण करेंगे तो अपना यात्रा वृत्तांत लिखेंगे, जो आगे चल कर के इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। विदेशी यात्री या विदेशी विवरण, विदेशी साहित्य या विदेशी यात्री, विदेशी साहित्य या विदेशी यात्री या विदेशी विवरण। अब हम इसको कई भागों में बांट करके देखेंगे, कई भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे इसका। अगर इसके अध्ययन की बात करेंगे तो अब हम देखेंगे पहला जो है वह यूनानी, रोमन या यूनानी साहित्य। पहला कौन सा है? रोमन या यूनानी यात्री, रोमन या यूनानी यात्री पहला। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे रोमन या यूनानी यात्री। दूसरा देखेंगे तो चीनी यात्री, रोमन या यूनानी यात्री, चीनी यात्री। इसके बाद तिब्बती यात्री, रोमन या यूनानी यात्री, चीनी यात्री, तिब्बती यात्री। फिर इसके बाद अगला है तिब्बती यात्री के अलावा अरबी यात्री। फिर इसके बाद देखेंगे यूरोपीय यात्री। अब हम यानी कि विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों को हम कितने कैटेगरी में बांट करके अध्ययन करेंगे? रोमन या यूनानी यात्री, चीनी यात्री, तिब्बती यात्री, अरबी यात्री और यूरोपीय यात्री। अब रोमन यात्रियों में भी अगर देखेंगे तो इसको भी हम तीन कैटेगरी में बांट कर अध्ययन करेंगे, यानी कि रोमन या यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण से पहले के यात्री, सिकंदर के साथ आए यात्री, सिकंदर के बाद आए यात्रियों को तीन कैटेगरी में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला है सिकंदर के साथ यूनानी यात्री सिकंदर या यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर से पहले आने वाले यात्री, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर से पहले आने वाले यात्री, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर से पहले आने वाले यात्री। दूसरा है सिकंदर के साथ आने वाले यात्री, सिकंदर के साथ आने वाले। इसके बाद है सिकंदर के बाद आने वाले, सिकंदर के बाद आने वाले यूनानियों में अगर यूनानी या रोमन यात्री की बात करेंगे तो यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के पहले आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों की हम चर्चा करेंगे। अगर हम सिकंदर के पहले की बात करें तो सिकंदर के पहले आने वालों में हम टेसियस की बात करेंगे। टेसियस एक ईरानी राजवैद्य था। टेसियस यह एक
ईरानी वैद्य था, ईरानी वैद्य, यह एक ईरानी वैद्य था। दूसरा है हेरोडोटस, दूसरा है हेरोडोटस, हेरोडोटस, टेसियस और हेरोडोटस। हेरोडोटस यह एक यूनानी दार्शनिक था, चिंतक विचारक था, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई है। हिस्टोरिका, जिसके द्वारा हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई है, जिसके द्वारा हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई है। सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों में, सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों में देखेंगे तो सिकंदर के साथ आने वाले में आने सिक्रेटस है, अरिस्टोबुलस है, आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, पहला है आने सिक्रेटस, दूसरा अरिस्टोबुलस और तीसरा है निरियाकस, निरियाकस, निरियाकस। आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। तो आने सिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस, आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस जो थे ये दोनों सिकंदर के स्थल सेनापति थे, जबकि निरियाकस जो था यह सिकंदर का जल सेनापति था। निरियाकस यह जल सेनापति था, जल सेनापति, यह सिकंदर का जल सेनापति था, जबकि ये दोनों सिकंदर के स्थल सेनापति थे। स्थल सेनापति, सिकंदर के जल सेनापति और स्थल सेनापति। इसके बाद सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों की चर्चा करेंगे। तो सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में हम देखेंगे, तो सिकंदर के बाद आने वाले में आप देखेंगे तो डायमेकस है, डायमेकस, सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में डायमेकस है। इसके बाद डायनोसियस है, डायमेकस, डायनोसियस, डायनोसियस। सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में डायमेकस जो था यह बिंदुसार के समय आया था, डायनोसियस बिंदुसार के समय आया था या अशोक के समय आया था, ये थोड़ा सा विवादित है। डायनोसियस जो है, डायमेकस बिंदुसार यानी कि मौर्य शासक बिंदुसार के समय आया था, जबकि डायनोसियस जो है इसका विवादित कार्यकाल है कि यह बिंदुसार के समकालीन आया था कि सम्राट अशोक के समय आया था, ये विवादित है। जबकि मेगास्थनीज, 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 मेगास्थनीज यह एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो सेलुकस के द्वारा मौर्य दरबार में भेजा गया था, जो सेलुकस के द्वारा मौर्य दरबार में भेजा गया था, वही सेलुकस जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से 306 ईस्वी में उसने युद्ध किया था और पराजित हुआ। फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया अथवा हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था और बदले में उसने उपहार स्वरूप 4 प्रांत भी दिए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किया था। तो वह भी जो है आया था और इसने जो है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है और इंडिका से माध्यम से तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। डायमेकस हो गया, डायनोसियस हो गया, मेगास्थनीज हो गया। इसके अलावा अगर देखेंगे तो प्लिनी हो गया, प्लिनी यह भी आया था। इसने नेचुरल ऑफ हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। जबकि अगर आप देखेंगे तो टालमी ज्योग्राफी नामक पुस्तक टालमी के द्वारा लिखा गया है और यह भी जो है सिकंदर के बाद भारत आने वाले यात्रियों में शामिल था। तो हमने देखा कि रोमन या यूनानी यात्रियों में आक्रमणकारी सिकंदर के पहले आने वाले में टेसियस ईरानी राजवैद्य था और हेरोडोटस
जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों में हमने देखा कि आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस और निरियाकस। आनेसिक्रेटस अरिस्टोबुलस जो थे ये स्थल सेनापति थे, जबकि निरियाकस जो था यह जल सेनापति था। सिकंदर के बाद आने वाले यात्रियों में हमने देखा कि डायमेकस था, डायनोसियस, मेगास्थनीज, प्लिनी और टालमी। तो डायमेकस जो था यह मौर्य शासक बिंदुसार के समय आया था, जबकि डायनोसियस जो था यह बिंदुसार या अशोक किसके समय आया था, विवादित है। इसके बाद मेगास्थनीज जो था यह यूनानी राजवैद्य था जो मौर्य दरबार में भेजा गया था। प्लिनी जिसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जब टालमी ज्योग्राफी के पिता, ठीक, ज्योग्राफी के पिता थे टालमी, ये भी जो है इन्होंने भी यात्रा की थी। अब हम बात करेंगे चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी प्राचीन काल से ही भारत और चीन से अच्छे संबंध रहे थे, तो जिस वजह से चीनी यात्रियों का भारत के साथ संबंध बना था, इस वजह से लगातार जो है लंबे समय तक चीनी यात्री भारत आया करते थे बौद्ध धर्म में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इसी समय अगर देखेंगे चीनी यात्रियों की, तो चीनी यात्री फाहियान, पहला है चीनी यात्री फाहियान। चीनी यात्री फाहियान जो था यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समय आया था। यह 399 से लेकर के 414-15 ईस्वी तक रहा था। 414-15 ईस्वी तक रहा था और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत फोयुकी नामक ग्रंथ में किया है। फोयुकी नामक ग्रंथ में इसने अपना यात्रा वृत्तांत किया है। दूसरा चीनी यात्री जो था यह फाहियान वेनसांग था, दूसरा चीनी यात्री जो था वह वेनसांग था। और वेनसांग जो है यह सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था, वेनसांग। और यह जो था वेनसांग, इसने 529 से लेकर के 545 तक इसने भारत का भ्रमण किया और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत जो है वह सीयूकी नामक ग्रंथ में किया है। सीयूकी फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फोयुकी नामक ग्रंथ में संकलित किया है, जबकि वेनसांग ने सीयूकी नामक यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी नामक ग्रंथ से अपना उल्लेख किया है। इसके बाद है इत्सिंग। अगला कौन सा है? इत्सिंग। यह जो है चीनी यात्री अभी भारत आया था। अब हम बात करेंगे तिब्बती यात्री की। तिब्बती यात्री तारानाथ। तिब्बती यात्री या लेखक एक थे तारानाथ, जिन्होंने कंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। कंगयूर और तंगयूर नामक 2 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिसे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तिब्बती लेखक तारानाथ। इसके बाद देखेंगे अरबी लेखक। तो अरबी लेखकों का भी भारत संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका भी। तो इनके संदर्भ में अगर अब बात करेंगे हम अरबी लेखकों की, तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक या अरबी विद्वान जो आया था वह अलबरूनी, जिसने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा है। अलबरूनी तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? अलबरूनी के द्वारा। इसके बाद फिरदौसी शाहनामा। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा ग्रंथ की रचना की गई है। यह भी महमूद गजनवी के समय ही आया था। इसके बाद है अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, बैहाकी। ये सभी जो थे
अरबी यात्री थे जो भारत में इन्होंने यात्रा किया था। अल-बरूनी जिसने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा है, तबकि फिरदौसी शाहनामा नामक ग्रंथ फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। उतबी और बयाहकी इन्होंने भी जो है भारत संदर्भ में इन्होंने भी अध्ययन किया था भारत का। अब इसके बाद हम देखेंगे यूरोपीय यात्री मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से। यूरोपीय यात्री, अगर यूरोपीय यात्री की बात करेंगे तो अगर यूरोपीय यात्री की हम बात करेंगे तो यूरोपीय यात्रियों में मार्को पोलो, लगभग 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने भारत की एशिया की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने एशिया की यात्रा की थी और चाइना की यात्रा भी की थी। तो इस संदर्भ में जो है मार्को पोलो के ग्रंथ से ढेर सारी जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हालांकि प्राचीन काल में ही कुछ क्लासिकल लेखक थे जिन्होंने कई ढेर सारे ग्रंथ लिखे हैं, तो उनके माध्यम से भी जो है इतिहास जानने के बारे में स्रोत पता चलता है। इसके बाद देखेंगे तो मार्को पोलो हो गया। मार्को पोलो के बाद अगर देखेंगे हम तो अब यहाँ पे चूँकि यही वो दौर है जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। जो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया तो चूँकि उसने जो है भारत के साथ व्यापार का मार्ग जो बंद कर दिया, तो यहाँ से अब उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए उन्होंने जो है अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर का एक नया रूट खोजा। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो वास्को डिगामा ये 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डिगामा के अलावा अगर देखेंगे तो सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, इसके अलावा नूनीज, पेड्रो अल्बरेज कैबरल, ये सब जो थे यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने भारत के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा की। इन्होंने भारत के बारे में अपने विवरण में इन्होंने दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्री थे, जिसमें आप देखेंगे तो पुर्तगाली भी यात्री थे। फिर इसके बाद डच यात्री थे। फिर इसके बाद डचों के बाद देखेंगे तो फिर ढेर सारे ब्रिटिश अंग्रेज यात्री आते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो डेनिश और फिर फ्रांसीसी यात्रियों का भी भारत में आगमन होता है। तो इस तरीके से समय समय पर जो है ढेर सारे यूरोपीय यात्री आते रहते हैं, तो जिनके माध्यम से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये साहित्यिक स्रोत में हमने देखा कि विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों का जो विवरण था पूरा, इसके बारे में हमने डिटेल से कवर किया। अब हम पहला पार्ट देखते हैं भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में हम बात करेंगे अब पहले ब्राह्मण साहित्य और लौकिक साहित्य की, ब्राह्मण साहित्य या लौकिक साहित्य की, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य, फिर गैर ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। अब हम बात कर ले रहे हैं लौकिक साहित्य की। ठीक, इधर देखिएगा लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य में सबसे पहले हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे। लौकिक साहित्य में किसकी बात करेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे। लौकिक साहित्य याद रखिएगा, चूँकि स्पेस न होने की वजह से लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लौकिक साहित्य में हम ऐतिहासिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र यह
कौटिल्य के द्वारा रचना किया गया है। कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य, जिन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो है एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई है, जो लोक प्रशासन पर आधारित पहली प्रमाणित पुस्तक थी। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन पर आधारित यह पहली प्रमाणिक पुस्तक है, और जिसमें इन्होंने जो है सप्तांग सिद्धांत दिया है। तो किस तरीके से सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है, किस तरीके से राजा के मंत्री होने चाहिए, किस तरीके से राजा का दुर्ग होना चाहिए, किस तरीके से राजा की सेना होना चाहिए, किस तरीके से राजा का राजकोष होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने एक मजबूत प्रशासन के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया है। तो आचार्य चाणक्य के द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई है उसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है, जो लोक प्रशासन पर पहली प्रमाणिक पुस्तक थी। इसके बाद देखेंगे ये अर्थशास्त्र हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो मान लीजिए विदेशी लेखक हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। फिर इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे हम महाकवि भास की बात करेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। फिर इसके बाद महाकवि भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है? तो महाकवि भास की रचना है स्वप्नवास दत्ता। इसके बाद देखेंगे तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। भारवी की रचना है भारवी, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी। किरातार्जुनियम। इसके बाद है दंडिन, महाकवि दंडिन। 10 कुमार चरितम महाकवि भारवी। इनके पुस्तक का नाम है किरातार्जुनियम, दंडिन, 10 कुमार चरितम। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके बाद दंडिन, 10 कुमार चरितम। इसके अलावा कालिदास, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, विक्रमोवर्षियम। इसके बाद देखेंगे तो कल्हड़, राजतरंगड़ी। कल्हड़ द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई? तो कल्हड़ के द्वारा राजतरंगड़ी की रचना की गई। इसके बाद विल्हड़, विक्रमांक देवचरितम। चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दौरान रहते थे विल्हड़। विक्रमांक देवचरितम के रचयिता विल्हड़ थे, जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार रहते थे, जबकि कल्हड़ यह कश्मीर के शासक हर्ष के दरबार रहते थे। इन्होंने राजतरंगड़ी की रचना की है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो हर्ष, जिसे साहित्य का सम्राट कहा जाता है, हर्षवर्धन जिसे साहित्य का सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने प्रियदर्शिका,
प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद, जिन्होंने प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद देखेंगे तो हर्षवर्धन के अलावा देखेंगे अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित तथा सौंदरानंद जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की है, बुद्धचरित तथा सौंदरानंद बुद्धचरित तथा सौंदरानंद की रचना की है अश्वघोष के द्वारा। इसके बाद बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की गई है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित तथा कादंबरी, की रचना की गई है। इसके अलावा देखेंगे तो श्रीहर्ष के द्वारा नैषध चरितम तथा खंडन खाद्य की रचना की गई है। नैषध चरितम तथा खंडन खाद्य, की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो नैषध चरितम तथा खंडन खाद्य की रचना श्रीहर्ष के द्वारा किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो और भी ढेर सारे जो है विद्वान हैं, कवि हैं, जिनके द्वारा रचनाएं की गई हैं, जिससे इतिहास के जानने के बारे में हमें जानकारी पता चलती है। चूँकि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं तो जिससे हमें इतिहास को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये लौकिक साहित्य में हम बात कर रहे थे किसकी? ऐतिहासिक ग्रंथों की। तो जिसमें हमने देखा अर्थशास्त्र, कौटिल्य। इसके बाद देखेंगे तो भास, स्वप्नवास दत्ता, शूद्रक, मृच्छकटिकम, भारवी, किरातार्जुनीयम, दंडिन, दशकुमार चरितम, कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, कल्हड़, राजतरंगिणी, बिल्हर, विकलांग देव चरितम, हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानंद। इसके अलावा बाणभट्ट, हर्षचरित, कादंबरी, श्रीहर्ष, नैषध चरितम और खंडन खाद्य। पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक टीका लिखा गया। पतंजलि के द्वारा पतंजलि द्वारा महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी? तो हम बात करेंगे संगम ग्रंथ की। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे यहाँ पे संगम ग्रंथ की। किसकी बात करेंगे? संगम ग्रंथ की। संगम ग्रंथ की अगर आप बात करें तो संगम ग्रंथ की हालांकि संगम ग्रंथ की अगर आप बात करेंगे तो कुल 3 संगम समिति का आयोजन किया गया था। कुल 3 संगम समिति का या संगम संगीत का आयोजन किया गया था, जिसमें ढेर सारे ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें हज़ारों ग्रंथों की रचना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से सुदूर दक्षिण में होने की वजह से आज ये ग्रंथ हमारे साथ या हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। ढेर सारे ग्रंथ जो है किसी न किसी कारणवश वो समुद्र में विलीन हो गए। तो आज जो है वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण संगम ग्रंथ अवेलेबल हैं। अगर हम कुछ संगम ग्रंथों की बात करेंगे तो इसमें पहला नाम आता है जीवक चिंतामणि। इसके बाद जीवक चिंतामणि के अलावा शिलप्पदिकारम, जीवक चिंतामणि, शिलप्पदिकारम। इसके बाद जीवक चिंतामणि, शिलप्पदिकारम। फिर इसके बाद देखेंगे तो मणिमेखलय,
मणि मेखलय, मणि मेखलय, जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम और मणि मेखलय। इसके अलावा एक और ग्रंथ है, इसके अलावा एक और ग्रंथ है जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम और मणि मेखलय, जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम और मणि मेखलय। तथा इसके अलावा एक और ग्रंथ है तोल्काप्पियम। अगला कौन सा ग्रंथ है? अगला ग्रंथ है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम। जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम, जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम और मणि मेखलय तथा तोल्काप्पियम, ये कुछ महत्वपूर्ण संगम ग्रंथ है, ये कुछ महत्वपूर्ण संगम ग्रंथ है जिससे संगम साहित्य के बारे में पता चलता है, जिससे संगम साहित्य के बारे में पता चलता है, जिसको आपको जानना है। ठीक है, तो ये लौकिक साहित्य में हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बात किया और संगम साहित्य के बारे में बात किया। जीवक चिंतामणि शिलप्पदिकारम, मणि मेखलय और तोल्काप्पियम ये संगम ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की, और ब्राह्मण साहित्य में अब हम बात करेंगे गैर ब्राह्मण साहित्य की, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। गैर ब्राह्मण साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य की। आप नोट जरूर करते चलिएगा मेरे साथ। बौद्ध साहित्य, अब अगर बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य में हम 3 पिटक के बारे में चर्चा करते हैं। 3 पिटक, बौद्ध साहित्य में हम 3 पिटक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, सुत्त, विनय और अभिधम्म, अभिधम्म। ठीक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ललित विस्तार के बारे में बात करते हैं। ललित विस्तार, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के अलावा ललित विस्तार की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु की बात की जाती है, महावस्तु की बात की जाती है। इसके अलावा सिंहली अनुश्रुति की बात की जाती है। इसके अलावा सिंहली अनुश्रुति की बात की जाती है। इसके अलावा सिंहली अनुश्रुति की बात की जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो बुद्ध चरित के बारे में चर्चा होता है, बुद्ध चरित। इसके अलावा बुद्ध चरित के बारे में बात होता है। इसके अलावा सौंदरानंद ये भी बौद्ध ग्रंथ है। ललित विस्तार, महावस्तु, सिंहली अनुश्रुति, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको जानना है। इसके अलावा अगर और बात करेंगे हम तो जैन साहित्य की। ठीक, जैन साहित्य और अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की बात भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा जैन साहित्य की बात करेंगे तो जैन साहित्य में भागवती सूत्र है, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र, भागवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। इसके अलावा दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दिव्यावदान। भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य हैं, महत्वपूर्ण जैन साहित्य है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, जिसके बारे में हमको जानना है। ठीक, और बौद्ध ग्रंथ आप जरूर याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ ललित विस्तार, महावस्तु, सिंहली अनुश्रुति, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान। ठीक, और जैन साहित्य में अगम साहित्य, जैन साहित्य में और भी है एक अगम साहित्य, अगम साहित्य, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और अगम साहित्य। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब बात होगी किस पे? ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे वेदों के बारे में। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे उपवेदों के बारे में। इसके अलावा हम
वेद उपवेद हो गए, पुराणों के बारे में, फिर उपनिषदों के बारे में, फिर महाकाव्यों के बारे में, आरण्यक के बारे में, स्मृतियों के बारे में, वेदांगों के बारे में, इसके बाद दर्शन के बारे में, इसके बाद दर्शन के बारे में, साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे। और अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। ठीक, तो ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य में हम बात करेंगे 4 वेदों की। किसकी? 4 वेदों की। 4 वेद बात करेंगे, 4 वेदों की। यहाँ पर आपको देखना है 4 वेद, 4 वेद, जिसमें चारों वेदों में देखेंगे तो पहला है, चारों वेदों में बात करेंगे ऋग्वेद, इसके बाद है ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, फिर इसके बाद है अथर्ववेद। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल 1028 सूक्ति तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और वेदों को श्रुति साहित्य के नाम से जाना जाता है, या वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों का संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। 3 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को होत्री के बाद उद्गात, ठीक, यजुर्वेद के पुरोहित को उद्गात कहा जाता है, जबकि सामवेद के पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। ठीक, होत्री, उद्गात और अधर्यु। तो इसके बाद है यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तथा यह एक कर्मकांडी वेद है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद, जिसे संगीत का जन्मदाता माना जाता है, सामवेद को माना जाता है। अथर्ववेद है, सबसे बाद का वेद है, सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है, जिसमें भौतिकता की सारी चीज़ें, जिसको अथर्व ऋषि के द्वारा संकलित किया गया, जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, भूत पिशाच, चिकित्सा संबंधित ढेर सारी चीज़ें जो है किसमें उल्लेख किया गया है, वह अथर्ववेद में ही संकलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वेदों को समझने के लिए 4 उपवेदों की रचना की गई है। 4 उपवेद 4 उपवेद हैं। 4 उपवेदों में देखेंगे तो पहला है आयुर्वेद, इसके बाद है आयुर्वेद के बाद धनुर्वेद, फिर शिल्पवेद और गंधर्ववेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अगर आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद के प्रणेता की बात करेंगे तो धन्वंतरि को माना जाता है। धनुर्वेद के प्रणेता की बात करेंगे तो विश्वामित्र को माना जाता है। शिल्पवेद के प्रणेता की बात करेंगे तो विश्वामित्र को माना, शिल्पवेद के प्रणेता की बात करेंगे तो भगवान विश्वकर्मा को माना जाता है। जब गंधर्ववेद के प्रणेता की बात करेंगे तो नारद को माना जाता है। ठीक है, महर्षि नारद को माना जाता है। ठीक, 4 वेद, 4 उपवेद। इसके बाद 6 वेदांगों को वेदों का ही अंग माना गया है, जिसमें देखेंगे तो व्याकरण है, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्ति। व्याकरण, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्ति।
निरुक्ति और छंद। छंद 6 वेदांग है, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद। ये 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग इसके अलावा 6 वेदांगों के अलावा देखेंगे तो 6 स्मृतियाँ हैं। 6 स्मृतियाँ हैं जिसमें देखेंगे तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के अलावा देखेंगे तो बृहस्पति स्मृति है, बृहस्पति। इसके अलावा याज्ञवल्क, बृहस्पति स्मृति के अलावा मनुस्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, याज्ञवल्क है, मनुस्मृति, बृहस्पति, याज्ञवल्क स्मृति। इसके बाद मनुस्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। ठीक, तो स्मृतियों की कुल संख्या कितनी है? स्मृतियों की कुल संख्या जो है वह 6 है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्मृतियों के अलावा कुल 18 पुराण है। कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण, जिसमें 18 पुराण आपको नहीं जानना है, लेकिन कुछ आपको महत्वपूर्ण पुराण जानना है। जैसे देखेंगे तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण। इसके बाद मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण। इसके बाद देखेंगे पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण। ठीक, इसके बाद भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण के अलावा फिर नारद पुराण। तो ये कुछ प्रमुख पुराण है जिसके बारे में आपको जानना है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। और पुराणों के संकलनकर्ता, पुराणों के संकलनकर्ता जो माना जाता है और महर्षि उग्रश्रवा, उनके पुत्र लोमहर्ष, महर्षि उग्रश्रवा और उनके पुत्र लोमहर्ष को पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद, गुरु के समीप बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन वर्तमान में 12 उपनिषद ही अवेलेबल है। वर्तमान में 12 उपनिषद ही अवेलेबल है, जिसमें उपनिषद में देखेंगे तो मांडुक्य उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहस्पति उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, ये कुछ फेमस उपनिषद हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या जो है वह 108 है। इसके बाद देखेंगे महाकाव्य, 2 महाकाव्य हैं, जिसमें महाभारत तथा रामायण, महाभारत,
महर्षि वेदव्यास के द्वारा संकलित किया गया है। महाभारत किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत का संकलन किया गया है, जबकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संकलित किया गया है। महर्षि रामायण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो 18 सर्गों में विभाजित है, जो 18 सर्गों में विभाजित है। इसके बाद देखेंगे हम तो महाकाव्य के अलावा 6 दर्शन हैं जिसे षट दर्शन के नाम से जाना जाता है। 6 दर्शन हैं जिसमें आप देखेंगे तो योग दर्शन है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, फिर वादरायण दर्शन, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वादरायण दर्शन, फिर पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा, यानी कि दर्शन कुल कितने दर्शन हैं? 6 दर्शन है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रणेता की बात करेंगे तो कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल मुनि हैं। इसके बाद आगे चल कर देखेंगे तो 4 वेद हो गया, उपवेद हो गया, वेदांग हो गया, स्मृतियाँ हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, महाकाव्य हो गया, 6 दर्शन हो गया। 4 आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाता है। 4 आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें देखेंगे तो पहला ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद देखेंगे तो फिर गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। फिर इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, तो ये 4 आश्रम व्यवस्था थे। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ और भी साहित्य हैं। जैसे बात करते हैं हम कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण है। ठीक, जैमिनी ब्राह्मण है। ठीक, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। ठीक, तैत्तरीय ब्राह्मण साहित्य हैं, तैत्तरीय। इसके अलावा कुछ आरण्यक साहित्य भी हैं। आरण्यक साहित्य मतलब जिनकी रचना जो है जंगलों में की गई है, उन्हें आरण्यक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ब्राह्मण साहित्य के बारे में हमने देखा, 4 वेदों के बारे में, 4 उपवेदों के बारे में, 6 वेदांग हैं, 6 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 2 महाकाव्य। इसके अलावा 6 दर्शन, 4 आश्रम व्यवस्था, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है तथा कुछ आरण्यक ग्रंथ के बारे में भी हमने पूरा डिटेल से उल्लेख किया। तो ये आपका है पूरा का पूरा साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत में दूसरा पार्ट जो था वो साहित्यिक स्रोत था, और साहित्यिक स्रोत को हमने पूरा डिटेल से कवर किया। अब हम इतिहास जानने के स्रोत में पहला पार्ट जो है पुरातात्विक स्रोत की बात हम करेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे तो फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट हो गया? चलिए ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी?
तो हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की, पुरातात्विक स्रोत की। ठीक है, याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे इसकी, तो अब हम बात करेंगे, अब बात होगी पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत यानी कि इतिहास जानने का वह स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, जो खुदाई के दौरान अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। पृथ्वी के दौरान, खुदाई के दौरान पृथ्वी के अंदर से अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, वही पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कई पार्ट हैं, जैसे हम देखेंगे तो पहला पुरातात्विक स्रोत के बाद हम देखेंगे तो पहला है अभिलेख। इतिहास जानने के स्रोत में सबसे ऑथेंटिक स्रोत जो माना जाता है वह अभिलेख को माना जाता है, अभिलेख को माना जाता है। फिर इसके बाद मुद्रा या सिक्का। फिर इसके बाद देखेंगे तो स्थापत्य कला। ठीक, स्थापत्य कला में देखेंगे तो हम स्थापत्य कला में चित्रकला के बारे में हम उल्लेख करेंगे। ठीक है, मूर्तिकला के बारे में, फिर मंदिर, मस्जिद, भवन, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत पहला है आपका अभिलेख। पहला पार्ट कौन सा है? तो पहला पार्ट है अभिलेख। दूसरा पार्ट है आपका मुद्रा या सिक्का। अभिलेख, दूसरा पार्ट है आपका मुद्रा या सिक्का। दूसरा पार्ट है आपका कौन सा? मुद्रा या सिक्का। तीसरा पार्ट है आपका स्थापत्य कला। तीसरा पार्ट है आपका स्थापत्य कला। ठीक है, अब हम ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो अब स्थापत्य कला में आपको चित्रकला के बारे में पढ़ना है। स्थापत्य कला में आपको चित्रकला के बारे में पढ़ना है। चित्रकला के अलावा आपको मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में पढ़ना है। मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको स्मारक के बारे में पढ़ना है। फिर आपको स्मारक के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखते हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्थापत्य कला में देखेंगे, स्थापत्य कला या चित्रकला। स्थापत्य कला या चित्रकला में देखेंगे हम स्तूप या गुफा के बारे में। स्तूप या गुफा के बारे में। इसके अलावा मूर्तिकला शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। मूर्तिकला शैली के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्मारक के बारे में बात करेंगे। स्मारक या भवन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? अभिलेख की बात करेंगे। ठीक, अभिलेख, भारतीय इतिहास में अगर हम अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहला अभिलेख जो प्राप्त होता है वह 1400 BC में एशिया माइनर तुर्की से, वर्तमान में एशिया माइनर तुर्की से 1400 BC में एक बोगाज को यह अभिलेख पाया गया था, जिससे आर्यों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। विश्व इतिहास में जो अभिलेखों का सबसे बड़े पैमाने पर पठन किया गया था वह ईरानी शासक डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। ईरानी शासक डेरियस अथवा दारा प्रथम के द्वारा, जिसके कई फेमस अभिलेख हैं, जिसमें देखेंगे तो नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख है, पर्सिपोलिस अभिलेख है, बेहुस्तून अभिलेख है। ये कुछ फेमस अभिलेख हैं। जबकि भारतीय इतिहास में अभिलेखों का जो
प्रचलन किया गया, अभिलेखों के जो बड़े पैमाने पर प्रचलन हुआ वह सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा पहली बार भारतीय इतिहास में अभिलेखों का जो प्रचलन किया गया, तो अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित करने का प्रयास किया। तो बड़े पैमाने पर जो अभिलेखों का प्रचलन हुआ वह सम्राट अशोक के समय से ही प्रारंभ हुआ, सम्राट अशोक के समय से ही प्रारंभ हुआ। तो अब हम जो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभिलेखों के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में। सम्राट अशोक के अगर अभिलेखों की बात करेंगे तो सम्राट अशोक के अभिलेखों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। सम्राट अशोक के अभिलेखों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। इनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। इनके अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक, अशोक के अभिलेखों को अगर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों की बात करें, अभिलेखों को सम्राट अशोक के सम्राट अशोक के अगर अभिलेखों की बात करेंगे तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख। अगला है गुहा लेख, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है। शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बृहद शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख। एक बृहद शिलालेख और दूसरा है लघु शिलालेख। एक बृहद शिलालेख है, दूसरा लघु शिलालेख। बृहद शिलालेखों की कुल संख्या जो है वह 14 है। सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। जबकि स्तंभ लेखों की बात करेंगे तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बृहद स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख की बात करेंगे तो बृहद स्तंभ लेख की कुल संख्या जो है वह 7 है। बृहद स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, जो 6 स्थानों से प्राप्त होता है। और दूसरा पार्ट जो है यह लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। इसके अलावा गुहा लेख जो है, गुहा लेख कई सारे गुहा लेख भी हैं सम्राट अशोक के, जिसमें देखेंगे कर चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ऐसे ढेर सारे गुहा लेख हैं जो इन्होंने बराबर की पहाड़ी पर स्थित आजीवकों के लिए इन्होंने बनवा करके प्रदान किया था। ठीक है, तो सम्राट अशोक के अभिलेख। फिर इसके बाद इसके अलावा देखेंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख, यह अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। यह अभिलेख किसका है? कलिंग शासक खारवेल का है। कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का है, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख जो है यह पुष्यमित्र शुंग का है, अयोध्या अभिलेख किसका है? तो अयोध्या अभिलेख जो है यह पुष्यमित्र शुंग का है। इसके अलावा कार्ले एवं कन्हेरी अभिलेख जो है यह सातवाहन शासक कार्ले एवं कन्हेरी अभिलेख, यह अभिलेख जो है सातवाहन शासक वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का है। यह अभिलेख किसका है? तो यह अभिलेख जो है वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का है। इसके अलावा देखेंगे तो बांसखेड़ा
खेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख यह सम्राट हर्षवर्धन का है। सम्राट हर्षवर्धन का है। बांसखेड़ा अभिलेख किसका है? तो सम्राट हर्षवर्धन का है। इसके बाद ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। चालुक्य शासक किसका है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल अभिलेख। फिर इसके बाद है आपका मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख यह मालवा शासक यशोवर्मन का है। मालवा का शासक, यह अभिलेख मालवा का शासक यशोवर्मन का है। यशोवर्मन का यह अभिलेख मालवा के शासक यशोवर्मन का है। इसके अलावा देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख यह अभिलेख जो है सेन वंश के शासक विजयसेन का है। विजयसेन, सेन वंश के शासक विजयसेन का है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का है। इसके अलावा नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख रानी नैनिका का है। रानी नैनिका का अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। इसके अलावा नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख इस अभिलेख की बात करेंगे तो यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। इसके बाद देखेंगे तो अगला जो है यह गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस, गरुड़ स्तंभ किसका है? तो गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एरण अभिलेख, एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। इसके अलावा अगर देखेंगे एरण अभिलेख किसका है? तो एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एरण के बाद कौहोम अभिलेख हो गया। कौहोम अभिलेख, कौहोम अभिलेख यह स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है। कौहोम अभिलेख किसका है? तो यह स्कंदगुप्त का है। इसके अलावा कौहोम अभिलेख के बाद अगर देखेंगे तो ये कुछ फेमस लगभग जितने फेमस अभिलेख थे सभी फेमस अभिलेखों की बात की गई, जिसमें आपने देखा कि सम्राट अशोक के अभिलेख, उनका अलग से जो है अभिलेखों का एक लंबा इतिहास है।
उसको देखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। अयोध्या अभिलेख पुष्मिशुंग का है। कारलेख कन्हेरी अभिलेख सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का है। बांसखेड़ा अभिलेख सम्राट हर्षवर्धन का है। ऐहोल अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा शासक यशोवर्मन का है। देवपाड़ा अभिलेख सेन वंश के शासक विजय सेन का है। प्रयाग प्रशस्ति गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का है। फिर नानाघाट अभिलेख रानी नैनिका का है। इसके अलावा नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। फिर गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस का है। एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। फिर इसके बाद कौहोम अभिलेख स्कंदगुप्त का है। ठीक है, कौहोम अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, कौहोम अभिलेख के अलावा भीतरी स्तंभ लेख की बात करेंगे तो यह भी स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख, यह भी स्कंदगुप्त का है। इसके अलावा देखेंगे तो ग्वालियर अभिलेख कुमारगुप्त का है। कुमारगुप्त प्रथम। ग्वालियर अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का है। इसके बाद देखेंगे तो प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख है। प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब थोड़ा से अभिलेखों के बारे में एक दो पॉइंट चर्चा कर ले रहे हैं हम। सम्राट अशोक के अभिलेखों की अगर बात करेंगे तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को आपने देखा कि इनके अभिलेखों का एक लंबा इतिहास रहा है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। तो बृहद शिलालेखों में अशोक के अभिलेखों की जो कुल संख्या है वो लगभग 14 है। कुल संख्या कितनी है? 14 है। अलग अलग अभिलेखों में जो है अलग अलग बातों का उल्लेख किया गया है, तो हम उसको अलग क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। जबकि अगर आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख जैसे देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे सम्राट अशोक के अभिलेखों की, तो सम्राट अशोक का जो व्यक्तिगत नाम अशोक है वह अशोक के अभिलेखों में ही मिलता है। सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है अभिलेख अशोक, वह अशोक के अभिलेखों में ही मिलता है। जिसमें आप देखेंगे तो रुम्मिनदेही अभिलेख है। ठीक, रुम्मिनदेही शिलालेख है। इसके बाद मास्की गुर्जरा नेतुर और उदयगोलम। मास्की गुर्जरा नेतुर और उदयगोलम। ठीक, मास्की गुर्जरा नेतुर उदयगोलन इन अभिलेखों में इनका व्यक्तिगत नाम मिलता है। व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। इन अभिलेखों में इनका व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अब इसके बाद देखेंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह एक कलिंग का शासक थे। कलिंग में महामेघवाहन वंश या चेटी वंश स्थापित हुआ था उड़ीसा के कलिंग के उड़ीसा में। तो वहाँ पर एक शासक थे खारवेल, जिनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो है नंद शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उन्होंने कलिंग को विजित कर लिया था। वहाँ से उसने एक नहरें निकलवाई थी। इसके अलावा जो है उसने वहाँ से नहरें निकलवाई थी और जिननाथ की प्रतिमा वहाँ से जैन मुनि जिननाथ की प्रतिमा वहाँ से उठा लाया था। और साथ ही साथ जो है वहाँ उसने अपना शासक स्थापित किया था। नंदवंश के शासक को वहाँ पर उसने स्थापित किया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसका जो है संघर्ष पुष्मिशुंग से भी हुआ था। पुष्मिशुंग को भी इसने पराजित किया था। इसके अलावा इसका संघर्ष जो है सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम से भी हुआ था। हालांकि यह थोड़ा सा निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि इसने सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम को पराजित किया था कि नहीं किया था, लेकिन संघर्ष इसका हुआ था। इसके अलावा देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है जूनागढ़ अभिलेख। और यह रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। शक शासक रुद्रदामन एक विद्वान तथा संस्कृत का प्रेमी था। रुद्रदामन विद्वान तथा शक शासक संस्कृत का प्रेमी था और संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। और इस अभिलेख से ही जानकारी प्राप्त होती है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर शकों पर शक शासक रुद्रसेन तृतीय को परास्त किया था और यहाँ से बड़े पैमाने पर जो उसने चांदी के सिक्के प्राप्त किए थे। इसके अलावा देखेंगे तो अयोध्या अभिलेख और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी पता चलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य जो थे यह सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे। उन्हीं के समय सुदर्शन झील सिंचाई को मद्देनजर रखते हुए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था और जिसका जो है जीर्णोद्धार सम्राट अशोक के समय कराया गया था, जो उस समय सुविशास वहाँ का गवर्नर था और वहाँ से जो है नहरें निकाली गई थी सिंचाई के लिए। जूनागढ़ अभिलेख से ही ये पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन के समय भीषण भयंकर बाढ़ हुई और सुदर्शन झील का बांध जो है टूट गया। तो सुदर्शन झील का बांध को मेंटेनेंस कराने के लिए इसने स्वयं के राजकोष से जो है पैसा लगा करके उसको मेंटेनेंस करवाया था और शक शासक रुद्रदामन के समय सुविशाख वहाँ का गवर्नर था। ठीक, गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? सुविशाख था। इसके बाद देखेंगे तो अयोध्या अभिलेख जो है यह पुष्यमिशुंग का है। अयोध्या अभिलेख पुष्यमिशुंग का है। पुष्यमिशुंग जो था यह अंतिम मौर्यवंशीय सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था और ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसने जो है अंतिम मौर्यवंशीय सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इसकी रचना जो है वह धनदेव के द्वारा की गई थी। धनदेव उस समय कौशल या अयोध्या के उस समय जो गवर्नर थे वह धनदेव थे। इसी अभिलेख से ये पता चलता है कि इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पहले अश्वमेध का आयोजन जो किया था उसने अपने राज्याभिषेक के दौरान किया था और जिसमें पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इसके अलावा इसने एक वाजपेयी यज्ञ का भी आयोजन किया था। इसके अलावा जो है इस कार्ले और कन्हेरी जो है यह सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का है। सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का जो अभिलेख है कार्ले और कन्हेरी, इस अभिलेख से यह पता चलता है कि इसने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का है जिसको उसने 2 बार पराजित किया था। शक शासक रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया था, किंतु वैवाहिक संबंध होने की वजह से वह हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। इसके अलावा बांसखेड़ा अभिलेख या किसका अभिलेख है? तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है यह सम्राट हर्षवर्धन का अभिलेख है। एहोल अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है और यह रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया है। यह अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह अभिलेख जो है रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया है और इसी अभिलेख से यह जानकारी पता चलती है कि इसने सम्राट हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसने हर्षवर्धन के दक्षिण साम्राज्य विस्तार को रोक दिया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसके जो है हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार को नर्मदा नदी के दक्षिण से रोक दिया था। और इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि इसने कांची पर आक्रमण किया था और कांची पर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको पराजित किया था। कांची का पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको पराजित किया था। इसके बाद देखेंगे तो मालवा का शासक मंदसौर अभिलेख वर्मन का है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि बड़े पैमाने पर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर जो है भारत में हूणों का आक्रमण होता है और 2 हूण शासकों का उल्लेख होता है, तोरमाड़ तथा मिहिरकुल। तोरमाड़ और मिहिरकुल मंदसौर हूण शासकों का उल्लेख होता है। तो बड़े पैमाने पर हूणों का जो आक्रमण हुआ है वह मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। मालवा के शासक यशोवर्मन का, यह मालवा का एक शक्तिशाली शासक था यशोवर्मन, इसके बारे में पता चलता है। देवपाड़ा अभिलेख, यह पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई थी। सेन वंश का एक शासक था विजयसेन। ठीक, सेन वंश का शासक कौन था?
विजय सेन। तो विजय सेन का एक अभिलेख था देवपाड़ा अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति जो है यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का है। और उनके संध विग्राहक मंत्री हर्षेण थे, हर्षेण के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा। सम्राट अशोक के समय इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक के समय से किस नाम जाना जाता था? सम्राट अशोक के समय इसे प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी कुल संख्या जो थी वह 7 है, जो 6 स्थानों से प्राप्त है। और इस अभिलेख में जो है सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी का भी उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त का भी उल्लेख किया गया है, समुद्रगुप्त का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो अकबर का भी उल्लेख किया गया है, बीरबल तथा जहांगीर का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इसके बाद देखेंगे तो नानाघाट अभिलेख यह सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी रानी नैनिका अथवा रानी नगनिका। रानी नैनिका अथवा रानी नगनिका जो थी ये सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। इनका एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख के बारे में, जो है इन्हीं का अभिलेख है जिससे जानकारी सातवाहनों के बारे में प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख यह गौतमीपुत्र सतकर्णी का अभिलेख है। नासिक अभिलेख से पता चलता है गौतमीपुत्र सतकर्णी शक शासक नहपान को आक्रमण किया था और पराजित करके उसके वहाँ पर जो है अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। इसके अलावा देखेंगे गरुड़ स्तंभ की रचना जो है हेलियोडोरस के द्वारा किया गया है। गरुड़ स्तंभ की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो गरुड़ स्तंभ की रचना जो है हेलियोडोरस के द्वारा किया गया है। हेलियोडोरस यह शुंग शासक के समय आया था। शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र। शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? तो भागभद्र था। और भागभद्र के दरबार में जो है तक्षशिला के शासक एंटियोलकिड्स ने अपना एक राजदूत भेजा था हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस जो है वो भागवत धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, उसने भागवत या गरुड़ स्तंभ की रचना की, जिसे हेलियोडोरस या गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और यह विदिशा एमपी में किया गया था, विदिशा या एमपी में किया गया था। इसके बाद देखेंगे अगला है एरण अभिलेख। गुप्त शासक भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। यह 510 ईस्वी के आसपास का है। इसी अभिलेख से जो है सती प्रथा का पहला जो है साक्ष्य पाया गया था। पहला एथेंटिक साक्ष्य जो है सती प्रथा का वह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पाया गया था। और भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज, जो हूणों से संघर्ष करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो गोपराज की पत्नी उन्होंने जो है सत्यत्व को प्राप्त कर लिया था। तो पहली बार एथेंटिक प्रमाण जो होता है सती प्रथा का प्राप्त होता है वह भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ही प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे कौहोम अभिलेख जो है यह अभिलेख स्कंदगुप्त का है। इसके अलावा भीतरी स्तंभ लेख भी किसका है? यह भी जो है भीतरी स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त का है। और इस अभिलेखों से यह पता चलता है कि इसने सम्राट स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। हूणों को परास्त करके जो है इन्होंने जो है पराजित किया था। इसके बाद देखेंगे तो अगला है ग्वालियर अभिलेख जो है यह कुमारगुप्त का अभिलेख है। और प्रभावती गुप्त का ताम्रलेख। ठीक, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, जिनका एक अभिलेख है। तो इस तरीके से ये प्रमुख अभिलेख थे जिसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उस पर हमने चर्चा किया। ठीक, तो इस तरीके से पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख वाला यह टॉपिक समाप्त हुआ। सबसे पहला अभिलेख कौन सा प्राप्त था? तो सबसे पहला अभिलेख जो है 1400 BC में पहला अभिलेख जो था, यह पहला अभिलेख एशिया माइनर के तुर्की से जो है पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था 1400 BC में। बुगाश को ये अभिलेख था जिससे यह पता चलता है कि भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था। यह आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे मुद्रा या सिक्का। अगला टॉपिक जो है वह कौन सा होगा? अगला टॉपिक है मुद्रा या सिक्का। ठीक, मुद्रा या सिक्का, इसको आप नोट कर लीजिए। मुद्रा या सिक्का की बात करेंगे तो मुद्रा या सिक्का से यह पता चलता है कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यह पता चलता है।
से व्यापार के बारे में पता चलता है। सिक्का या मुद्रा से उस समय के व्यापार के बारे में पता चलता है कि व्यापार उस समय किस स्तर का था, राष्ट्रीय व्यापार था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार था। ठीक है, व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, व्यापार उच्चतम अवस्था में था, व्यापार निम्नतम अवस्था में था, इसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह भी जानकारी प्राप्त होती है सिक्कों के माध्यम से कि उस समय के शासक के शौक क्या थे, उस समय के शासक के शौक क्या थे, कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, उस शासक ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस समय की इंजीनियरिंग के बारे में पता चलता है कि उस समय की तकनीकी कैसी थी। सिक्कों के माध्यम से उस समय की तकनीकी के बारे में भी पता चलती है कि उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, किस तरीके के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक, उस समय किस धातु का प्रचलन था, सोने का प्रचलन था कि चांदी का प्रचलन था कि तांबे का प्रचलन था कि शीशे का प्रचलन था, बड़े पैमाने पर जो है। तो इस चीज़ की जानकारी जो है सिक्कों से प्राप्त होती है। तो सिक्का भी इतिहास जानने का एक प्रमुख स्रोत है। और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक टाइम पीरियड प्रारंभ होता है, मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसकी संपूर्ण जानकारी जो होती है वो सिक्कों से प्राप्त होती है। बड़े पैमाने पर जो है मौर्योत्तर काल में सिक्के पाए गए हैं। ठीक, इस तरीके से हम सिक्के के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे मुद्रा या सिक्का के बारे में। मुद्रा या सिक्का के बारे में अब हम बात करेंगे। मुद्रा या सिक्का की बात करें तो मुद्रा या सिक्का से व्यापार के बारे में पता चलता है, व्यापार के बारे में पता चलता है। इसके अलावा व्यापार के बारे में पता चलता है उस समय व्यापार कैसा था, उस समय व्यापार कैसा था, राष्ट्रीय व्यापार था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, इसके बारे में पता चलता है, इसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ यह पता चलता है उस समय शासक के शौक कौन से थे, उस समय के शासक के शौक कौन से थे, उस समय के शासक के शौक कौन से थे, उसने कौन सी उपाधियां धारण की थी, कौन सी उपाधियां धारण की थी, उस शासक ने उस समय कौन सी उपाधियां धारण की थी। साथ ही साथ इसके अलावा देखेंगे हम उस समय की तकनीकी कैसी थी, उस समय की तकनीकी कैसी थी, इसके बारे में जानकारी पता चलेगी। उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ उस समय किस धातु का प्रचलन था, आर्थिक स्थिति कैसी थी। साथ ही साथ उस समय देखेंगे किस धातु का प्रचलन था, उस समय किस धातु का प्रचलन था, उसमें देखेंगे हम किस धातु का प्रचलन था, इसके बारे में भी सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम तो आगे चलकर देखेंगे तो चूँकि भारतीय इतिहास में सिक्कों का एक लंबा इतिहास रहा है, अब हम देखेंगे तो सिक्कों के बारे में तो हम पहले पाषाण काल के मुद्रा के बारे में देखेंगे। पाषाण काल की मुद्रा के बाद हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था। सिंधु घाटी के बाद देखेंगे हम तो फिर वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार मुद्रा का प्रचलन था। फिर हम देखेंगे मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन था। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में किस तरीके की मुद्रा का प्रचलन था। यानी कि पहली बार एक बेहतरीन सिक्कों का जो प्रचलन किया गया वो मौर्योत्तर काल में, सिक्कों पर यानी कि चांदी के सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर, फिर सोने के सिक्कों का भी प्रचलन बड़े पैमानों पर किया गया मौर्योत्तर काल में। देखेंगे आप तो आगे चल करके देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में
मरणोत्तर काल में अगर देखेंगे तो हिंदुओं के द्वारा जो है सोने के सिक्के चलाए गए। हिंदुओं के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्के का प्रचलन शकों के समय किया गया। सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा जो है वह हिंदुओं के द्वारा की गई। इसके बाद देखेंगे तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय प्रचलित किए गए? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के का जो प्रचलन किया गया वह सबसे शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन किसके समय किया गया? तो वह कुषाणों के समय किया गया। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। फिर इसके बाद देखेंगे तो इतिहास के किस कालखंड की संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त होती है वो हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। तो इतिहास के संपूर्ण कालखंड की जानकारी जो सिक्कों से प्राप्त होती है वह मरणोत्तर काल ही है। मरणोत्तर काल की संपूर्ण जानकारी जो प्राप्त होती है हमें वो सिक्कों से ही प्राप्त होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मरणोत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल का टाइम पीरियड आता है। बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। फिर सातवाहनों के समय देखेंगे हम तो दक्कन में सातवाहन भी शासन कर रहे थे उसी समय, और दक्कन में चांदी की कमी की वजह से सातवाहनों ने सीसा तथा पोटीन के सिक्कों का प्रचलन किया। इसके अलावा देखेंगे तो सीसा और प्रोटीन के सिक्के का प्रचलन किया। गुप्त शासकों ने बड़े पैमाने पर जो है तरह तरह के सिक्के चलाए। ठीक, तरह तरह के सिक्के चलाएं। जैसे देखेंगे तो राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया गया गुप्त काल में ही, राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो राजा रानी के अलावा फिर हम देखेंगे तो धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा चलाई गई, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई गई, परशु प्रकार के सिक्के चलाए गए। ठीक, तो तरह तरह कई प्रकार के सिक्के जो है इसको हम पूरा डिटेल से आगे कवर करेंगे, पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा। फिर इसके बाद देखेंगे तो दिरहम सिक्के का प्रचलन जो है अरबों के द्वारा किया गया। दिरहम सिक्के का प्रचलन अरबों के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद टाइम पीरियड आ जाता है, फिर प्रारंभ हो जाता है। देखेंगे तो महमूद गजनवी सिक्के पर अमीर महमूद का जिक्र किया गया था। ठीक है, विश्व का प्रथम सुल्तान उसे कहा गया। फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड आ जाता है। मोहम्मद गोरी के समय देखेंगे तो उसके सिक्कों पर लक्ष्मी और कलमा का चित्रांकन किया गया था। इसके बाद देखेंगे तो शुद्ध अरबी परंपरा पर पहला सिक्का जो जारी किया गया वो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया। उसने टंका तथा जीतल नामक सिक्के चलाए। तो इस तरीके से सिक्कों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, दरअसल पूरा टॉपिक तो हम कवर कर देते हैं, लेकिन चूँकि फ़ोन में स्पेस न होने की वजह से हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस वजह से ये टॉपिक हम यहीं पर अधूरा छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। हम पुनः मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।